गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ेंगे। जो वो फर्स्ट पेपर है आपका, वो मध्यकालीन भारत पर है, जिसमें हम सल्तनत काल, मुग़ल काल ये समझ पढ़ते हैं। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मुग़ल कालीन घटना है। 1761 में ये युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसके बहुत से कारण थे। जैसे हम इसके कारणों की बात करें तो प्रथम कारण इसका था, जो अफ़गानिस्तान का शासक था, काबुल वगैरह मिला के उसने अफ़गानिस्तान में अपनी एक अहमद शाह अब्दाली ने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और धीरे धीरे वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसके अंतर्गत वो धीरे धीरे, ये उत्तर पश्चिमी सीमा है और उससे पंजाब, भारत के बहुत से जो क्षेत्र थे, पंजाब, मुल्तान, कश्मीर, लाहौर, इन पर वह अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। दिल्ली तक भी वह अपना अधिकार चाहता था। तो इसका जो भारतीय जो क्षेत्र हैं उन पर अधिकार करने की इसकी जो महत्वाकांक्षा थी, इस कारण से भी एक कारण इस युद्ध का ये भी रहा कि अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली की भारतीय क्षेत्र जो थे, जैसे पंजाब है, कश्मीर है, लाहौर है और दिल्ली के आसपास का भूभाग है, दिल्ली है, उस पर अधिकार करने की अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा। दूसरा जो कारण है, और इसने इनमें से बहुत सारे, ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब वगैरह, मुल्तान वगैरह पर इसने अधिकार भी स्थापित कर लिया था। दूसरा जो कारण है वो है अब्दाली का मुग़ल राजनीति में प्रवेश। जब इसने पंजाब, लाहौर, इन पर अधिकार स्थापित कर लिया है तो वो धीरे धीरे अब वो दिल्ली की राजनीति में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर रहा है। इस समय दिल्ली पर जो मुग़ल सम्राट था वो था अहमद शाह, और वो मोहम्मद शाह का पुत्र, जो पूर्व में मुग़ल सम्राट था वो था मोहम्मद शाह, उसका पुत्र था अहमद शाह। उसका शासन था दिल्ली पर, मुग़लों का शासन था और मुग़ल सम्राट था अहमद शाह। और उसका जो वजीर था वो था अवध का सूबेदार सफदरजंग, और सफदरजंग को उसने अपना वजीर बनाया। और रोहिल्ले उस समय मुग़लों के बड़े शत्रु बने हुए थे, तो उस शत्रुता के तहत दोनों में संघर्ष होता रहता था, यानी कि मुग़लों में और रोहिल्लों में। तो रोहिल्लों को जो पराजित किया जाता था उसके लिए मराठों की सहायता मुग़लों को लेनी पड़ती थी। तो मराठों की सहायता से रोहिल्लों को कई बार पराजित किया गया था। रोहिल्लों ने क्या किया कि मुग़लों और मराठों के विरुद्ध, अब रोहिल्लों को किसकी सहायता लेनी है? मुग़लों और मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली की। तो वो अहमद शाह अब्दाली से मुग़लों और मराठों के विरुद्ध रोहिले सहायता मांगने लगे। इसके आप देखिए, इससे क्या हुआ, अब्दाली के मुग़लों पर हमलों की सूचना, अब्दाली जो है बार बार अब मुग़लों पर हमले की सोच रहा है क्योंकि रोहिले उससे सहायता मांग रहे हैं, और अब्दाली स्वयं भी इस राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहता है, यहाँ पर अपने पाँव पसारना चाहता है। तो उसके लिए अब्दाली ने हमले की बार बार जो इस तरह की बात फैली कि अब्दाली अब हमला कर रहा है या अब्दाली हमला करने वाला है, और अब्दाली ने सच में हमले की तैयारियां भी की। तो मुग़लों ने क्या किया, मुग़लों ने मराठों के साथ और अधिक समझौते किए। उसके अंतर्गत उन्होंने मराठों के सामने एक तरह से वो सरेंडर हो गए कि चलो अब आप जो है, जो हमारे जो ये उत्तर पश्चिमी एरिया हैं, ये जो पंजाब है, जो एरिया हैं जो हमारे अंडर में है, जैसे सिंध है, गंगा यमुना का दोआब है, उस क्षेत्र से आप चौथ वसूली कर सकते हैं। तो उन्होंने चौथ वसूली की इजाज़त, चौथ वसूली मतलब इनकम का जो चौथा हिस्सा होता है उसको वो ये लेते थे। चौथ और सरदेश मुखी मुग़ल, ये मराठे सरदार जो है, ये उनकी सेना जो लूटती थी, 10वां हिस्सा आएगा और चौथा हिस्सा आएगा, चौथ और सरदेश मुखी। तो आप चौथ वसूली यहाँ पर कर सकते हैं। कहाँ पर? सिंध पर और गंगा यमुना के दोआब पर।
मराठों ने बदले में क्या कहा? मराठों ने बदले में यह वचन दिया कि अगर आपके आंतरिक और भीतरी कोई भी शत्रु आप पर आक्रमण करते हैं तो उनसे मैं आपकी यानी कि मुगलों की रक्षा करूंगा। तो मराठों ने मुगलों को, जब मुगलों ने मराठों को चौथ वसूली की इजाज़त दे दी तो मराठों ने मुगलों को उनके भीतरी और बाह्य शत्रुओं से आक्रमण से रक्षा की, उन्होंने उसको वचन दिया। कुछ समय पश्चात मुगलों में अपने षड्यंत्र चले, मुगल दरबार में अपने षड्यंत्र चले, जिसके तहत जो है अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय सम्राट बना। आलमगीर द्वितीय सम्राट बना तो उसने जो सफदरजंग वजीर था उसको हटा दिया, उसके स्थान पर उसने गाजिउद्दीन को वजीर बनाया। गाजिउद्दीन इतना कुशल साबित नहीं हुआ, वो कभी मराठों के साथ में, कभी रोहिल्ला सरदार जो था नजीब खां, उसका नाम था रोहिल्ला सरदार का, तथा अब्दाली, सभी से अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो साठगांठ करता रहा। तो बड़ी राजनीतिक अस्थिरता वाली स्थिति मुगल दरबार में रही, केंद्र में रही, और उसका फ़ायदा अहमद शाह अब्दाली को मिलने लगा। आप देखिए तीसरा पॉइंट इसमें जो बनता है वो है मुग़ल सत्ता की कमज़ोरी। मुग़ल सत्ता जो है पहले की भांति इतनी शक्तिशाली नहीं रही और केंद्रीय राजनीति वहाँ शून्यता सी हो गई। जैसे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में मुग़ल जो शासन था वो उत्तरोत्तर पतनावस्था की तरफ स्थापित हो गया, धीरे धीरे पतन होता चला गया। और इस समय भी यह केंद्र एक था कि उनके अंडर में है, लेकिन बहुत सारे जो उनके अंदर जो प्रांत थे उनके अधीन वो स्वतंत्र हो चुके थे केंद्रीय, इसलिए केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ चुकी थी। तो मुग़लों की वो बात नहीं थी जो पहले औरंगजेब तक जो शक्तिशाली शासन माना जाता था, वैसी बात नहीं थी। तो उस पतनावस्था का फ़ायदा भी अब्दाली को मिला। आप देखिए दूसरा जो अगला जो पॉइंट है वो है अब्दाली की सैन्य सफलताएं। 1752 से 1767 ईस्वी तक अब्दाली को कंटिन्यू भारत की राजनीति में भारतीय भूभागों पर अधिकार स्थापित करने में उसे बार बार सफलता ही प्राप्त हो रही थी। उस सफलता से उसको बल मिल रहा था, उसको ये कि मैं और भारत के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर सकता हूँ, उसमें हस्तक्षेप कर सकता हूँ। अब जो स्थिति ये थी, मुग़ल सम्राट की जो स्थिति थी उसमें जो हम दूसरी और एक और जो पॉइंट ला सकते हैं, कारण बता सकते हैं, वो है कि राजपूत, जाट, रोहिल्ले और अवध के नवाब आदि ये लोग मुग़ल सम्राट से असंतुष्ट नहीं थे। राजपूत, जाट, ये औरंगजेब के टाइम से राजपूत जाट तो असंतुष्ट चल रहे थे। तो राजपूत, जाट, रोहिल्ले, अवध, ये इनको मुग़लों से किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी, मुग़ल शासन से, मुग़ल सम्राट से, तो वो इनको मदद नहीं देते थे। वो इनको ज़्यादातर मदद, भी बहुत विशेष परिस्थिति में बात अलग है, बाकी अब्दाली के विरुद्ध वो इनको मदद देने के लिए तैयार करीब लगभग नहीं थे। फिर आप देखिए कि 1758 ईस्वी से 1759 ईस्वी के मध्य अब्दाली के पुत्र जो तैमूर शाह था उसके बीच में और मराठों के बीच में पंजाब में अफ़गान और मराठा युद्ध हुआ। तो उसमें पहले मराठों ने तैमूर शाह को वहाँ से भगा दिया, जो पुत्र किसका था? अब्दाली का। और वो कहाँ शासन कर रहा था? पंजाब में। तो अफ़गान और पंजाब इनके बीच में जो संघर्ष हुआ मराठों के बीच में, और अब जो संघर्ष हुआ उसमें तैमूर शाह को पराजित होना पड़ा। इससे अब्दाली ने पुनः सेना भेजी और अब्दाली की सेना के समक्ष जो है मराठे पराजित हुए। सदाशिवराव भाऊ की जो सेना थी, सिंधिया की सेना, जनकोजी सिंधिया वगैरह, इनकी सेना जो है, मराठों की सेना जो है वो अब्दाली की सेना के सामने नहीं टिक पाई। तो अब आप 1758 में, 1759 में भी जो कुल मिला के अगर हम बात देखें तो उसमें अब्दाली की जो है विजय का पलड़ा ज़्यादा भारी है। और उसके बाद आप देखो 1760 ईस्वी में जो पेशवा था मराठों का, जो प्रमुख जो राजा एक माना जाता है, उसे पेशवा कहा जाता था। तो सदाशिवराव भाऊ ने जो अब्दाली के नियंत्रण वाले जो दिल्ली के भूभाग थे उन पर अधिकार करने की कोशिश की और अधिकार किया। जैसे कुंजपुरा पर अधिकार कर लिया, दिल्ली के भूभागों पर अधिकार कर लिया। इससे अब्दाली जो है उसमें और अधिक रोष जगा।
तो उसने 1761 में, अब इसका जो आप टाइम याद रखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध का जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिवराव भाऊ तथा सिंधिया की सेना तथा बहुत सारे अन्य गोरकी वगैरह इनके जो है इनके नेतृत्व में मराठी सेना ने किसके साथ में युद्ध किया? अब्दाली की सेना के साथ में युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में मराठे विजयी नहीं हो पाए और इनके बहुत सारे जो नेता थे, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया, कई मराठा नेता युद्ध में नहीं रह पाए, नहीं जीत पाए और वीरगति को भी प्राप्त हुए। और घायलावस्था में बहुत सारे जो नेता थे उनको भी कैद कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया और अब्दाली की जो है विजय हुई। इसके आगे हम आगे बात करेंगे।